नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हम हैं बाढ़ में आज हम जिस शख्स के साथ बैठे हुए हैं इनका नाम है आलोक कुमार, जो कि कानवा के फाउंडर हैं और वित्तीय सलाहकार के रूप में लोगों को ये जानकारियां भी देते हैं। आज हम वित्तीय सलाहकार की जानकारियां अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आलोक कुमार से कुछ हम सवाल करेंगे वित्तीय सलाहकार को जानने का, और वित्तीय सहायता से लेकर हर एक चीज कैसे जो सरकार की तरफ से जो बजट वगैरह पास होता है उसमें कैसे चीज़ों को दर्शाया जाता है, कैसे लोगों के पास, जनता के पास उसकी सही रूप में हम कैसे उसको यूज करें, वो सारी जानकारी आज हम आलोक कुमार जी से जानेंगे। आलोक कुमार जी, रवजी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि बजट आने वाला है, तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो बजट पे ही है आपसे कि आम आदमी के लिए जो बजट हमारे पास आता है, हमारे पास क्या, वो सभी जनता के पास जो ये सभी के लिए जो बजट होता है, ये आम आदमी के लिए जो बजट आता है उसके क्या मायने हैं? देखिए, पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि अब बजट के बहुत मायने नहीं होते हैं। बजट एक विजन स्टेटमेंट है जो सरकार अगले 5 से 10 साल के लिए प्रेजेंट करती है। तो लोगों को पहले ये लगता था कि बजट आ रहा है तो रेट कट्स होंगे या टैक्स बढ़ेंगे, टैक्स घटेंगे। तो जब से जीएसटी आ गया तो अब टैक्स जो है, खास करके जीएसटी, वो गवर्नमेंट के बस में नहीं है। अब वो जीएसटी काउंसिल तय करती है कि जीएसटी रेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, और वो रेगुलरली रिव्यू होता है। तो पहले तो ये क्लियर हो लीजिए कि आपको जो बजट्स में है, जो टैक्स चेंजेस बहुत कुछ होने नहीं जा रहा है। हाँ, पर्सनल टैक्स एंगल पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हम लोग बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखे हैं कि 2014 से कोई भी टैक्स चेंजेस नहीं हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं इस साल खास करके, और क्योंकि ये 2024 में इलेक्शन है तो सरकार का ये लास्ट फुल टाइम बजट आएगा, तो सरकार ज़रूर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो हम लोग टैक्स कट्स तो कम से कम पर्सनल टैक्स में तो ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, मतलब आप जैसे वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं, तो एक छोटा सा, जैसे आम आदमी के लिए पेट्रोल की बात हो गई या रसोई घर की बात हो गई, तो क्या लगता है कि रसोई घर में या फिर पेट्रोल में ये सब चीज़ों में छूट मिलेगी उन्हें? देखिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं पहले ही बता दिया कि ये सारी चीज़ें जो बता, पेट्रोल के छोड़ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, बाकी सारी चीज़ें जीएसटी के परव्यू में है। तो इसका फैसला जीएसटी काउंसिल करती है, ये वित्त मंत्री जी नहीं कर सकती हैं। तो वो चीज़ें तो आपको नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे आपका जो हो गया पेट्रोल को क्या जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, सरकार की ऐसी मंशा अभी लग नहीं रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी नियर टर्म्स में सरकार इस हाल में है कि आपको तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के परव्यू में लाए। तो ये डिसीजन जो होगा, एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि मुझे जीएसटी के अंतर्गत लाना है या नहीं लाना है। तो बजट एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं लग रहा मुझे, खास करके इस साल तो बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। सरकार की कोशिश होगी लोगों को ट्रैक करने की, जैसा कि मुझे लग रहा है। चुनावी बजट होगा, डेफिनेटली ये बजट चुनावी होगा। और जैसा कि पिछले बजट में सरकार ने विजन स्टेटमेंट दिया था, कुछ चेंजेस किए थे जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टेप था। तो अगर मैं चाहूँगा कि सरकार उसको कैरी करे। हाँ, एक साधारण आदमी के नाम में सबसे बड़ा हमको दुख कहाँ पता है, मैं अपना एक पर्सनल व्यूज पे ऐड कर रहा हूँ। देखो, 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की, कोई भी बजट आप ले लो, वो दो ही चीज़ पे फोकस करता है। वो लोअर कैटेगरी जो हमारा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और एक जो हमारा एलाइट क्लास है। तो अगर मान लो कि मेरा सपोज कर लो कि 25% आबादी हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो लगभग वो फिगर हमारे हो गए 35 करोड़। 5 करोड़ हमारा ले लो एलाइट क्लास, तो 40 करोड़ तो हो गए हमारा, जो एक जिसके बारे में सब सोचता है। बट व्हाट अबाउट द 100 करोड़, ये 100 करोड़ जिसमें हम आप आते हैं, आप भी उसी में आते हैं, हम भी उसी में आते हैं। हमारे आपके लिए कुछ नहीं मिलता। मुझे वो अनाज नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी का हॉस्पिटल्स चाहिए, मुझे क्वालिटी का स्कूल्स चाहिए। उस पर सरकार का फोकस कितना रहेगा वो देखने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, ये तो सच है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल्स में कम ही पढ़ते हैं। इस बात से आप हाँ करो या ना करो, बट सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी सामर्थ्यवान है उनके बच्चे सरकारी स्कूल्स नहीं जाते। इवन आप लोग अवॉइड करते हो जी, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाने से अवॉइड करते हो। जितना आप लाइन लगने में सोचोगे उतना से बढ़िया किसी प्राइवेट डॉक्टर से दिखा ले। तो सरकार को एज ए कॉमन नागरिक हम चाहेंगे 2 चीज़ों पर फोकस करें। आप हेल्थ केयर, क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए और हेल्थ, ये 2 इशूज पे आप काम कीजिए मिडिल क्लास के लिए।
और संभव हो तो पर्सनल टैक्स कट कीजिए कि लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए। तो मैं चाहूँगा कि ये बजट मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ नया करे। अगर नहीं करती है तो आम आदमी के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो वित्त मंत्री जी लोकसभा में कितना कुछ भाषण दे रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मिडिल क्लास के लिए क्या आता है ये मायने रखेगा। एक सवाल है कि पूरे भारत में 2.5 करोड़ लोग वेतन भोगी हैं जो तनख्वाह से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं। सबके पास न खेत है, न खेत से उनके पास उपज के घर में आ रहा है। 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि महीने में उनके पास सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, तो उनके पास है कि मान लीजिए उनकी तनख्वाह अगर 30,000 रुपये है तो 10,000 रुपये हमें इस चीज़ में खर्चा करना है, 2,000 रुपये हमें इस चीज़ में खर्चा करना है। एक उनके पास बना हुआ है, तो उसमें जो है कि वेतन भोगी हैं तो उनको एक बजट से क्या आशा रहती है, और अगर उनके अनुरूप अगर ये बजट नहीं होता है तो इसके लिए आप वित्त मंत्री से क्या मांग करेंगे, मांग क्या करेंगे, क्या उनको सुझाव देंगे? देखिए मेरी तो एक सिंपल सा बात है कि इस पे मैं थोड़ा इससे मतलब एक अच्छा अपना विजन शेयर कर रहा हूँ। तो पहले तो चीज़ है कि 2014-15 के बाद कोई भी टैक्स रेट्स में चेंजेस नहीं हुए है ना। तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है अभी भी 2.5 लाख है। तो पहले अगर एग्जम्पशन लिमिट को सरकार देखो 5 लाख तक टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी भी 2.5 लाख है। तो सरकार अगर इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर अगर इसको 4 लाख या 5 लाख होना संभव नहीं है, अगर 4 लाख भी करता है तो एक अच्छा कदम होगा। तो पहली तो मेरी बात ये होगी कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको थोड़ा सा आप चेंज कर दो। क्यों चेंज कर दो? लास्ट टाइम चेंजेस हुए 14 में, अब भी हम लोग 23 आ गए, 9 साल हो गए। अब यही बताओ कि 9 साल में आप सिंपल सा जोड़ लो ना, एक रिक्शा वाला भी था जो 5 रुपये अगर कोई ई रिक्शा लिया करता था 10 रुपये हो गए, पर बेसिक रेट तो वही है। तो अगर महंगाई को फैक्टर करोगे आप, 6% के भी इन्फ्लेशन में फैक्टर करो, तो एटलीस्ट 60% तो हमारा हक बनता है जी कि पर्सनल टैक्स में रेट हाइक होना चाहिए। अब इशू यहाँ पे क्या है? इशू 2 है। पहली इशू क्या है कि बहुत मेहनत करने के बाद सरकार को जो टैक्स पेयर्स की संख्या थी, जो रिटर्न भरने की संख्या लगभग 8 करोड़ तक पहुंची है। सरकार ये नहीं चाहता कि जो बेसिक एग्जम्पशन को कम कर दें, तो जो अभी रिटर्न फाइलिंग की जो संख्या है वो बढ़ी है, वो भी वापस से घट जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक सलाह ऐड करूंगा कि आप ऐसा करो ना, मैं क्यों बार बार आपसे भिखमंगा की तरह मांगता रहूं कि आप टैक्स बढ़ा दो घटा दो। मैं सीधा बोलता हूं ना, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उससे आप उसको लिंक कर दो। महंगाई की जो दर है उससे आप हर साल आप इन्फ्लेशन रेट लाते हो, उस दर से आप एग्जम्पशन लिमिट को लिंक कर दो। ठीक है, मुझे भी पता होगा कि अगले साल मेरा क्या होने वाला है। अभी क्या है, सब लोग हाइप बना रहे हैं, क्या टैक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अननेसेसरली है जी। आप उसको ऐसे कर लो ना, इन्फ्लेशन से लिंक कर दो। नेचुरली ये 5% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मेरा एग्जम्पशन में 5% बढ़ जाएगा। हाँ, देखने में कुछ लोगों को ये भद्दा लगेगा, पर मैं जरूर चाहूंगा कि इस टाइप की चीजें अब जरूरत है, क्योंकि अब लोग ना मतलब डेली डिमांड ना करें। और सरकार में एक और चीज़ ऐड करूंगा, जब भी आप सरकार देखिए, जैसे क्या है ना, पुलिस क्या है घटना के बाद आती है, हम सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रोएक्टिव हो, घटना होने से पहले ये जान ले कि ये होने वाला है। तो अभी क्या है कि अब जो भी सरकार है, हम उससे व्यक्तिगत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार कोई भी कानून, बहुत से ऐसे कानून है जिसकी ज़रूरत नहीं है, वित्तीय कानून से रिलेटेड बात करो। और इतना फ्रीक्वेंट चेंजेज होता है ना, हर बजट में कुछ नए क्लाउजेज आ जाते हैं। एक साधारण आदमी के बस के बाहर है, आप क्या कर रहे हैं, सीए के मकर जाल में सबको फंसा रहे हैं। इतने इफ एंड वर्ड्स आ गए हैं। मैं टैक्स प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो मैं देखता हूँ इतने सर्कुलर्स आते हैं कि मुझे भी नहीं पता होता है कि क्या चेंजेज हो गए। ठीक है, तो ऐसा करो ना कि एक लॉन्ग टर्म विजन बना दो। अब फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होना चाहिए टैक्स रेट में, या क्लाउजेज में भी फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक गुजारिश होगी एज ए मतलब नॉर्मल टैक्स पेयर, हम बोलेंगे कि आप कुछ भी करो तो थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म विजन लेके करो, और फ्रीक्वेंट चेंजेस करने से बचिए, तो सबके हित में होगा। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, देखिए अभी क्या है ना, अभी 7 फॉर्म से सरकार कह रही है कि हम उसको 1 फॉर्म्स कर लेंगे। एक साधारण पढ़ा लिखा, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा, मतलब डॉक्टर इंजीनियर, वो भी कैपेबल नहीं है उस आईटीआर फॉर्म को भरने के लिए। इतना ना कानून के मकर जाल आपने बना रखा है कि साधारण आदमी के बस में नहीं है कि वो फॉर्म को भरे। तो आप कर क्या रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि लोग परेशान होकर सीए के पास जाए और फीस भरे। ठीक है, और सीए की भी पर्सनल कैपेसिटी में सामर्थ्य, कितने लोग एंटरटेन करेगा? सारे कॉम्प्लायंसेस 2 महीने में आपको अगर मान लिया 1000 क्लाइंट से नहीं कर पाओगे, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। तो सरकार को चाहिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करे रादर देन कॉम्प्लिकेटेड। चीज़ों को भी ये कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। तो अगर मेरी निजी राय लोगे तो
तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप टैक्स के जो भी इशूज हैं, लोगों को टैक्स से डर नहीं लगना चाहिए। दे शुड फील हैप्पी कि मुझे टैक्स पे करना चाहिए। और एक चीज़ और, मैं टैक्स क्यों पे करूँ? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको टैक्स पे करना चाहिए, क्या आप जवाब दोगे? आप ही बताओ, क्यों टैक्स पे करना चाहिए? सबको कहेगा कि नहीं सरकार के ये तो भागीदारी होगी ना, टैक्स पे करना सरकार को, राज्य सरकार जितने भी सारे हैं, तो ये तो हमारी भागीदारी है। विकास में एक भागीदारी होती है भाई कि आप विकास की, आपके टैक्स से हम ये का अस्पताल बनाएंगे, हॉस्पिटल, तो ये विकास में एक भागीदारी होती है। बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा डिफेंस पे अच्छा एक्सपेंसेस है, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में तो मिलना चाहिए। अगर मैं टैक्स पे करता हूँ तो उसके एवज में मुझे क्या मिलता है? वी डोंट हैव एनी प्रॉपर सिक्योरिटी। आप मान लो किसी के पास पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि क्या है। हमारा हेल्थ केयर भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। तो जब सब कुछ खुद से करना है तो सरकार को टैक्स पे क्यों करूँ? ये एक लोगों में भावना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा करें, पर लोगों को ये ज़रूर लगता है कि मैं टैक्स पे क्यों करूँ, टैक्स पे करने से मुझे तो कोई फायदा मिल नहीं रहा। तो सरकार को इस ओर जो प्रेरित कर रही है सरकार को ऑनेस्ट कदम बताना चाहिए कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, टैक्स पे करो, उसको रिटर्न का कुछ ऐसा बनाना चाहिए प्लान कि अगर कोई किसी का खराब समय आ गया है ना, तो उसको सरकार मदद करे। आपने बहुत अच्छा काम किया, 5 साल बहुत अच्छा टैक्स दिया है, एक आपको बिजनेस में लॉस हो गए और मान लिया आपने करोड़ों टैक्स दिया कि आपके खराब समय में, क्या आपको लगता है सरकार मदद करने जा रही है? तो कुछ इंसेंटिव्स जरूर होने चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के टैक्स पे करें कि जब मेरा भी समय खराब होगा तो सरकार मेरे उस ओर आएगी कि हमको हेल्प करेगी।